हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पिंकी और मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ इसका संस्थापक। संस्थापक कौन थे इसके? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 322 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। और किसकी सहायता से रखी थी? कौटिल्य, विष्णुगुप्त की सहायता से। इसकी मदद की थी कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है इन्हें। की सहायता से, ठीक है। कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से इन्होंने क्या किया था? मगध पर आक्रमण किया और मगध को जीत करके मौर्य वंश की स्थापना की। मगध पर किसका अधिकार था उस समय? हम बात करते हैं। उसमें मगध पर अधिकार था नंदवंश का। नंदवंश, नंदवंश का जो अंतिम राजा था वो था घनानंद, जिसने घनानंद, इस घनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था और फिर मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था। तो उसके बाद हम बात करते हैं। अधिकार करने के बाद 322 ईस्वी पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री थे वो कौन बने थे? कौटिल्य या विष्णुगुप्त उनके जो है प्रधानमंत्री बने थे। और कौटिल्य ने तभी प्रधानमंत्री रहते हुए एक अपनी पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का क्या नाम था? पुस्तक थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि अर्थशास्त्र है तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगी, नहीं, ये राजनीति से रिलेटेड थी। ठीक है, राजनीति की बुक थी ये, राजनीतिक पुस्तक थी ये। उसके बाद हम बात करते हैं कौटिल्य द्वारा किए गए चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए एक युद्ध की, जो उसने किया था सेल्यूकस निकेटर के साथ। 305 ईस्वी पूर्व में, ईस्वी पूर्व में इसका युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर के साथ। सेल्यूकस निकेटर के साथ, ठीक है। तो जो सेल्यूकस निकेटर था वो कौन था? वो सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। सिकंदर का सेनापति होता था ये। और इस युद्ध में जो है सेल्यूकस निकेटर हार गया था, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया था। और फिर दोनों के बीच में ना एक संधि होती है। संधि, संधि क्या थी? कि जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी है उसका जो है विवाह होगा इनके साथ। क्या नाम है उसका? सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया। कई जगह इसका नाम है ना हेलेना भी लिखा होता है, या हेलेना, ठीक है, जो भी आप समझे। तो इसके साथ संधि हुई थी। ये इसने अपनी बेटी कार्नेलिया या हेलेना का जो विवाह है वो चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ शर्तें रखी थी अपनी संधि की शर्तों में। नंबर एक ये वाली शर्त थी, और नंबर दो थी कि जो 4 प्रदेश थे सेल्यूकस निकेटर के, वो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। कौन कौन से? काबुल, कंधार, हेरात, काबुल, कंधार, हेरात और एक और था मकरान। हाँ, ये चारों प्रदेश जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे संधि के तहत। और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक और शर्त रखी थी। उसने कहा था कि जो हेलेना का बेटा होगा वो कभी भी राजा नहीं बनेगा भाई। क्यों? क्योंकि वो विदेशी है। हेलेना जो है कार्नेलिया है, ये विदेशी है, इसका बेटा राजा नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी इसने इसके साथ शादी की थी, ठीक है। उसके बाद इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार स्वरूप दिया था भाई। उपहार में क्या दिए थे? 500 हाथी दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको।
500 हाथी दिए थे, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों के बीच में संधि हो जाती है। और एक और मुख्य जो प्रमुख बात है वो थी कि सेल्यूकस निकेटर के वहां से एक दूत आया था जो इसके दरबार में रहने लग गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौन था वो? मेगास्थनीज। दरबारी कभी बन गया था वो? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। ठीक है। और इस मेगास्थनीज ने ही एक पुस्तक लिखी थी, आप सबको पता ही होगा उसका, इंडिका। इंडिका नाम था। कौन सी पुस्तक लिखी थी इसने? इंडिका। ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी और आगे जा करके। नोट करते रहिएगा आप लोग साथ साथ, जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ। वीडियो को आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास ही रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं धर्म की, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म क्या था? उन्होंने जैन धर्म के अनुयायी थे ये। अनुयायी थे, ठीक है। और ये जैन धर्म की जो है दीक्षा इन्होंने किससे ली थी? इनके गुरु थे भद्रबाहु। हाँ, जैन धर्म के गुरु भद्रबाहु थे। भद्रबाहु, ठीक है। तो इन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा ली थी और इन्होंने जैन धर्म अपनाया हुआ था। तो उसके बाद क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्य में है उनके मगध में अकाल पड़ जाता है। और अकाल पड़ने के बाद कुछ मतलब बहुत ज्यादा भयंकर अकाल पड़ता है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भद्रबाहु के साथ चले गए थे, श्रवण बेलगोला चले गए थे। कहाँ चले गए थे? 298 ईस्वी पूर्व में। हाँ, 298 ईसा पूर्व में कहाँ चले गए? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला चले गए। और वहां पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए। कौन सी पद्धति? संलेखना पद्धति द्वारा प्राण त्याग दिए, ठीक है। संलेखना पद्धति द्वारा प्राण त्याग दिए। संलेखना पद्धति क्या होती है? इसमें मतलब व्यक्ति है ना धीरे धीरे करके अपना खाना कम करता जाता है, कम करता जाता है। तो अंतिम समय में कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य पूरे दिन सिर्फ आधे आंवले पे जो है निर्भर रहने लग गए थे। और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईस्वी पूर्व में श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिए। तो उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा ही महत्वपूर्ण है, बिंदुसार के बारे में, जो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार, ठीक है। इसका अन्य नाम भद्रसार भी कहते हैं इसे। और सिंहसेन भी कहते हैं इसे। ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है 298 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठते हैं। ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठते हैं, राजा बनते हैं। उसके बाद इनका कुछ ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, कुछ ज्यादा इन्होंने साम्राज्य का प्रसार नहीं किया, लेकिन जैसा साम्राज्य था वैसा का वैसा इन्होंने रखा था अपने अपना साम्राज्य को आगे नहीं जाने दिया। इनके जो बेटे होते हैं वो होते हैं अशोक। तो अशोक के बारे में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही काफी है। बिंदुसार के बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि जो बिंदुसार है ना, उसको क्या कहा जाता है? एक योग्य पिता का पुत्र और एक योग्य पुत्र का पिता कहा जाता है उसे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने सपनों के लिए लड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।